एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हर बार मैं यही सवाल पूछती हूँ, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सबको ये सवाल सुन के काफ़ी अच्छा लगता होगा और आप लोगों की चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती होगी। हमसे भी कोई पूछता है कि हम कैसे हैं, है कि नहीं। तो चलिए, पहले मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। वैसे मुझे तो सब जानते ही हैं। ऋषा अंडवन प्रकाशन की ओर से आज मैं फिर से लाइव हूँ। तो आज के हमारे लाइव इंटरेक्शन के गेस्ट मिस्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, जो अपनी बुक के लाइव इंटरेक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी किताब का नाम रण क्षेत्रम है। उनकी किताब के कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं। कितने पार्ट्स आए हैं और हर पार्ट में क्या स्टोरी है, ये बात आपको उत्कर्ष जी से ही सुनने मिलेगी। तो चलिए हमारा लाइव इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं और हमारे गेस्ट को हमारे लाइव इंटरेक्शन में इन्वाइट करते हैं। सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करी है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर है। आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही। ओके। तो कैसे हैं आप सर? हम तो ठीक है, मजे में। आप? हम भी मजे में हैं सर। तो जैसा कि हमने हमारे व्यूअर्स को बताया, सर मेरी आवाज़ हाँ जी, रिपीट होते हुई आ रही है क्या? हल्की सी। हाँ, हल्की सी, मुझे थोड़ी भी सी। आ रही है। मुझे भी आ रही अब ठीक है, इसे भी काम चलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। है। ऐसा नहीं है। चाय भी चीज सही है। ओके, हेलो। हेलो। हाँ, नाउ इट्स ओके। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अब प्रॉपर है। ओके, तो हम जैसे कि हमारे व्यूअर्स को मैंने बता ही दिया है कि आपकी कई सारे पार्ट्स हमारे बुक के आ चुके हैं। मैंने पार्ट्स की काउंटिंग नहीं बताई है हमारे व्यूअर्स को। तो सर अपनी पाँच बुक, मिनट जी जी जी, मैंने वही चीज अपने व्यूअर्स को नहीं बताया है। तो बुक के बारे में और आप अपने बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए, पहले मैं बुक के बारे में बताता हूँ, उसकी मोटी मोटी स्टोरी लाइन। तो क्या है कि एक एक कहावत है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो शक्तिशाली होगा वो दुर्बल को दबाएगा। तो प्राचीन काल से आज तक असुर संस्कृति जो है वो यही रही है। तो रणक्षेत्रम की जो मूल कथा है, वो गुरु शुक्राचार्य के दो शिष्य अवधूत और भैरव के वैचारिक मतभेदों की कहानी। तो भैरव का मंतव्य ये है, मतलब उसका इंटेंशन ये है कि जिस समाज में असुरों को हे दृष्टि से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वो असुर संस्कृति को उस समाज में फैलाएगा। असुर संस्कृति का वर्चस्व उस समाज में फैलना चाहिए, ये उसका उद्देश्य है। और अवधूत का उद्देश्य ये है कि वो असुरों को सम्मान दिलाना चाहते हैं। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि असुर भी समय पड़ने पर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसी कोशिश में गुरु शुक्राचार्य के इन दोनों शिष्यों का एक मोहरा बनता है, जिसका नाम है रक्षराज दुष्यंत। जो एक्चुअली भक्त प्रहलाद कह लो या उनके वंशज बलि कह लो, ये उन्हीं का वंशज है और अभी एक छोटे से कस्बे का राजा है। तो इन्हीं गुरुओं की मदद से ये जो है ये दुष्यल जो है वो जीतता है राजा राक्षस राज त्रिशंक को और पातालपुरी का शासक बन जाता है। अब क्या है कि मन दुष्यल जो है वो अवधूत की नीतियों का समर्थक ज्यादा है, इसलिए गुरु अवधूत को इससे आशाएं भी बहुत है। तो पातालपुरी का शासक बनने के बाद रक्षराज दुष्यल जो है वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गांधार पर आक्रमण करता है। गांधार पर आक्रमण करता है। तो जब ये गांधार पर आक्रमण करता है तो रक्षराज की अनुमति के बिना, उसकी अनुमति के बिना उसके कुछ राक्षस जाके गांधार के राजकन्याओं के शोषण का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो जो कन्याएं जो हैं अपने आप को महल में बंद कर लेती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं। इस पर गुरु अवधूत को बहुत क्रोध आता है। वो दुष्यल को खड़ी खोटी सुनाते हैं और दुष्यल उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करता है, पर वो उसे माफ नहीं करते और उस पर विश्वास दोबारा नहीं करते। तो फिर अवधूत क्या करते हैं कि जो शव रहते हैं उनके, उन कन्याओं के शव रहते उन राजकन्याओं के जो शव रहते हैं, उनके शरीर के राखों को
अपने शरीर पर मलते हैं और स्वयं अघोरत्व धारण करने की घोषणा करते हैं कि अब वो अघोरी रहेंगे। और वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक कोई असुर ऐसा कर्म नहीं करता जो समाज में वो जिससे समाज में वो देवतुल्य स्थान प्राप्त कर सके, देवतुल्य सम्मान प्राप्त कर सके, तब तक वो अघोरी वेश धारण ही किए रहेंगे और ब्राह्मणत्व को धारण नहीं करेंगे। तो रणक्षेत्रम की मूल कथा यही है कि कैसे पांचों खंड में अलग अलग समय अवधि में रक्ष गुरु भैरवनाथ असुर जाति के दो प्रमुख योद्धाओं असुरेश्वर दुर्भिक्ष और रक्षराज दुशल का प्रयोग करते हैं असुर संस्कृति का वर्चस्व फैलाने के लिए संपूर्ण समाज में। और कैसे मानव जाति के श्रेष्ठतम योद्धा उन्हें रोकते हैं और कैसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और महाराज भरत इस कथा में प्रवेश करते हैं और मतलब अखंड भारत की स्थापना की नींव रखी जाती है। यही है पांचों खंड की कहानी। तो सर कि जैसे कि आपने हमें अपनी कहानी के बारे में बताया, मेरा पर्सनली एक क्वेश्चन है सर आपसे कि मतलब बुक पढ़ने के बाद, जैसे कि कोई नहीं जानता उत्कर्ष श्रीवास्तव को बाय फेस, तो जैसे कि मैं कोई आपके बुक्स के स्टार्टिंग के पार्ट्स पढ़ रही हूँ, तो मेरे अंदर एक इमेजिनेशन आएगी कि उत्कर्ष जी ऐसे होंगे या ऐसा ऐसा होगा। इतनी यंग एज में इतने मतलब इतने कॉन्सेप्ट को कैसे आपने बिल्ड किया है? एक्चुअली ये यंग एज के मतलब नहीं है, आप कब से शुरू करते हो ये मैटर बहुत करता है। देखिए मैंने बहुत बहुत तरह की गलतियों करने के बाद आगे बढ़ा हूँ इसमें। जैसे मैंने 2010 से लिखना शुरू किया था, लगभग 12 साल पहले। वो फालतू से एक कॉमिक बुक टाइप स्टोरी लिखी, फिर वही जो है पब्लिश करवा दी 2016 में। फिर प्रकाशन का भी बहुत समर्थन रह गया तो मैंने रिराइट भी किया पहले पार्ट को, तो वो भी पब्लिश हो गया। तो गलतियां करते करते हम सीखते रहते हैं। मेरा एक ही फंडा है कि आज मैंने कोई अगर बहुत अच्छी चीज लिख दी तो ये नहीं कि 3 महीने बाद मैं उसी चीज अगर वो कितनी भी अच्छी हो, ये जरूरी नहीं कि 3 महीने बाद मैं उसी चीज को देख के प्राउड फील करूं, अदरवाइज मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना है, यही मेरा फंडा है राइटिंग का, और कुछ नहीं। तो उस सर हिसाब ये से तो अभी राइट, हम हाँ जी ऑफ बोलिए। कोर्स सर। जी जी, ऑफ कोर्स वही मैं कह रही हूँ कि सर ये तो बुक के बारे में आपने हमें बताया, हमें अपने बारे में भी आप हमें कुछ बताइए कि आपका अभी किस चीज से आप परस्यू कर रहे मैंने हैं और क्या मरीन प्लान है? इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कोलकाता से। तो फोर्थ ईयर में जब मैं पोर्ट ट्रेनिंग कर रहा था मुझे मजा नहीं आया, बहुत बोरिंग काम लगा मुझे, इसलिए मैंने फील्ड छोड़ दिया। तो मैंने फिल्म लाइन में आ गया फिर मैं, और तब से मैं हॉलीवुड और मतलब स्पेनिश मतलब मूवीज जो होती हैं, मूवी वेब सीरीज जो होती हैं, उसके ट्रांसलेशन का काम करता हूँ। स्टोरी सर्कस जो मयूर सर का, मयूरपुरी जो है राइटर है बहुत बड़े, तो उनके अंडर काम करता हूँ मैं फिलहाल कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से। ओके, सो फिल्म लाइन और हिंदी हिंदी की किताब पुस्तकें लिखने का क्या रिलेशन है सर? क्या बैलेंस कैसे बनाते हैं ये? नहीं, रिलेशन कैसे, मतलब कैसे ये बिल्डअप किया आपने? नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं जब फोर्थ ईयर में था तो मैंने ऐसे ही मजे मजे में भेज दी 2 किताबें अपनी स्वास्थ्य प्रोडक्शन को। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुला लिया ये समझ के कि मैं उनसे जॉब मांग रहा हूँ। ओके। ठीक है हाँ, तो उन्होंने हमें जॉब के लिए बुला लिया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पसंद आई, देख लेते, तुम्हें हायर करना चाहते हैं। अब मेरा फोर्थ ईयर चल रहा था, फाइनल सेमेस्टर चल रहा था। अभी मैं किसी चीज को लेकर श्योर ही नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। वो ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। तो वहां से रियलाइज हुआ हाँ कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो फिर कुछ महीनों बाद मैंने फैसला लिया और फिर फिल्म लाइन में चला गया। फिर मयूरपुरी सर के स्क्रीन राइटिंग बूट कैंप एक कोर्स है, तो मयूरपुरी सर करवाते हैं, तो वहीं से उनसे पहचान हुई। 3 महीने वहाँ पढ़ाई की और फिर उन्हीं के साथ लग गए कुछ महीनों बाद। ओके, तो सर जैसा कि आपने हमें बताया कि 2 साल से आप 2 से 3 साल से आप फिल्म लाइन पे अभी वर्क कर रहे हैं, आपका फिल्म लाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर? क्या फिल्म लाइन एक्सपीरियंस? एग्जैक्टली से फिल्म लाइन नहीं कहेंगे एक्चुअली, मैं ट्रांसलेशन का काम करता हूँ हाँ जनरली। एग्जैक्टली, तो उस माहौल के बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ वो माहौल थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कैरेक्टर, जैसे हमें फिल्म लाइन में जाके एक्चुअली अंतर पता चलता है कि कितने कैरेक्टर को कैसे अपीलिंग बनाया जाए। ठीक है, जैसे मैंने शूटिंग तो कभी नहीं देखी, मैं जो ज्यादा ज्यादा शो ही ट्रांसलेट की है, तो ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं कभी शूटिंग पे गया हूँ, फिल्म कैसे शूट होती है वो सब मैंने नहीं देखा, तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो मैं बस ट्रांसलेशन का अपना एक्सपीरियंस बना सकता हूँ। जैसे ट्रांसलेशन के लिए एक ही शोज कितनी बार देखने पड़ते हैं, वैसे कॉन्सेंट एक ही शोज कितने बार देखने पड़ते हैं, तो इससे बारीकी का अंदाजा हो जाता है कि कहानी की बारीकी क्या होती है,
कैरेक्टर को कितनी बारीकी से देखा जाए, कैसे देखा जाए। तो ये कह लीजिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे अगला प्रोजेक्ट है जो मेरा आपकी कैसे शायद आने वाला है, तो उसमें ये सब बारीकी पे मैंने बहुत ध्यान दिया है, और मेरे ख्याल से साहित्य मेरा इम्प्रूव होता जाएगा इसमें भी। तो यही एक्सपीरियंस है मेरा, बस ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस, और कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। ओके, तो सर ये तो आपका सेक्टर का एक्सपीरियंस हो गया, आपके प्रोफेशन का एक्सपीरियंस हो गया। अब हम आपके बुक के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं रणचेतन बेस्ट सेलिंग बुक है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी ना सर रणचेतन से? आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अभी तक मीट हुई है, या आप उसके और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें उसके बारे में बताइए। समय समय पर अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रही है, ठीक है। जब ओके। पहली किताब निकली तो बहुत जोश में था, अरे भाई पहली किताब है, हजारों बिक जाएगी, ये बिक जाएगी, वो बिक जाएगी, ये बहुत ओके। चोट रहती है पहली किताब, ठीक है। फिर जब फील्ड में उतरे, देखे कि भाई इतना आसान नहीं है, ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना होगा। हाँ, फीडबैक के बारे में मैं ये जानता हूँ कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, और फोर्थ फिफ्थ पे आपको एक भी निगेटिव फीडबैक नहीं दिखेगा, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और थर्ड पे भी एक निगेटिव फीडबैक है, और उस निगेटिव 1 स्टार वाले ने भी केवल तारीफ ही की है, और ये कहा है कि मुझे एडिटिंग से प्रॉब्लम है, कहानी बहुत अच्छी है। तो ये ओके। एक अचीवमेंट रहा है, मैं मानता हूँ। और अभी मैं किसी भी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि रियलिटी भी कुछ और है। जब जो लोग फील्ड में उतरते हैं वो जानते हैं किसी भी चीज से चिपक के रहना सही नहीं है, हमें प्लान भी हमेशा तैयार करके रखना होगा। तो ये ट्रांसलेशन तो वाला काम जो है मेरा प्लान है। बैकअप हमेशा जरूरी होता है, किसी एक चीज से इतना अटैच होकर रहना जरूरी नहीं है, ये बात तो सच है। बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, तो सर आपके जब आप कभी किसी व्यूअर से या रीडर से बाय फेस मिलते होंगे, तो आपको बहुत सारे रीडर्स से और व्यूअर्स से, आपके फ्रेंड्स या फैमिली से ही काफी सारे फीडबैक्स मिलते होंगे। तो सर देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर सुने, तो फ्रेंड्स हाँ फैमिली में आज तक किसी ने पढ़ी नहीं। ठीक है, आउटर में मैं जानना चाहती हूँ, आप हाँ, फ्रेंड्स आउटर में तो फैमिली बहुत से मिले हैं। हाँ, तो आउटर में कोई तो बहुत मिले हैं। ऐसा कोई मतलब फीडबैक अमिता जो आप दुबे हमें जी बताएंगे? हैं। हाँ जी, अमिता दुबे जी हैं, अमित राणा हैं, और ऐसे बहुत से एक राजपूत भी हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ऐसे कांस्टेंट फैंस रहे हैं। एक रोहित भारद्वाज भी हैं, एक रोहिताज सिंह भी हैं। तो ऐसे कुछ मतलब 25-30 लोग हैं जो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं कि कब आएगी अगली, कब आएगी अगली, कब आएगी अगली। मतलब उनको मेरी राइटिंग काफी अच्छी लगती है। तो हाँ, वो एक तरह से है कि मतलब जहां तक मेरा अंदाजा है कि 1000-1200 लोग ऐसे हैं जो मतलब मैं कुछ भी लिख दूंगा एक बार तो वो पढ़ लेंगे। अब इतना मैं बना चुका हूँ, बस वही है। तो अब इतने लोगों में से जरूर सर आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिले होंगे, कोई फीडबैक हमें बताइए जो आपको बहुत ज्यादा लगा हो कि हाँ ये इसने कहा तो बस मेरा राइटिंग एकदम सफल टाइप हो गया, ऐसा। ये एक अमिता दुबे जी का मैसेज था, वो बहुत एक्चुअली उन्होंने जब थर्ड पार्ट उन्होंने पढ़ा था तो लगभग 5-6 पेज लंबा मैसेज भेजा था। ओके। 5 से सीरियसली मैं बता नहीं रहा हूँ, 5-6 पेज लंबा मैसेज भेजा था। वो मैं लिख के नहीं बैठा हूँ, या ना ही मैंने लेके बैठा है। तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था वो मैसेज। उसकी वजह से काफी मतलब उन्होंने ये सोच के भेजा होगा, हाँ यंग यंग एज में इतना अच्छा लिख दिया, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली तो यही उन्होंने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी था सर आपसे। हाँ जी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी मेरा था फर्स्ट आपसे। हाँ वही। हाँ, तो सर जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी चीजें काफी सुनने को मिलती हैं कि इस यंग एज में आपने इतना ग्रोइंग कैसे लिखा है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है सर? देखिए, मैं बहुत ज्यादा हर चीज का जो है लोड नहीं लेता। मैं बता देता हूँ भाई, आप लिखते रहो, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी एज में रहो। एक्सपीरियंस आपको सुधारता रहेगा बस। मैं आप किसी भी एज में हो, आप 10 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दो, 5 साल खराब लिखोगे, 6 साल खराब लिखोगे, 7 साल में आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप अच्छा लिखते जाओ। मैंने बहुत पहले से शुरू किया है, इसलिए मेरी राइटिंग राइटिंग काफी इम्प्रूव हो गई है। और अब मैं जैसे मेरा अगला शुरू जो आने वाला है, काल भोजादित्य रावल, तो उसमें भी साहित्य में वहाँ और ऊपर उठने की कोशिश की है, जैसे भाषा में, कैरेक्टराइजेशन में। तो मैं ये कहूंगा कि एज इतनी मैटर नहीं करती। आप सही कह रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कैरेक्टराइजेशन, तो आपकी किताब के जो कितने रन
हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि रणक्षेत्र इज अ ब्रिलियंट बुक, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो मेरा फ्रेंड ही है एक्चुअली। ओके, तो आपकी पहली वाली लाइन याद आई मुझे। ना मतलब बहुत रेयर है कोई फ्रेंड पढ़े। हाँ जी। तो सर जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि हाँ जी। हेलो। जी आवाज क्यों बंद हो गई? हेलो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ओके ओके, नेटवर्क इशू, ठीक है। तो सर जैसे कि अभी कैरेक्टराइजेशन की बात हो रही थी, तो हमारे जो रणक्षेत्रम बुक है जो आपकी पहले, उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? तो उसके जो आप मतलब एक कैरेक्टर तो है जो मेरा काफी मतलब है, जो श्रृंखला का सबसे मेन कैरेक्टर है, असुरेश्वर दुर्भिक्ष। तो अ, मगर मैं उसके बारे में बताने लगूंगा तो 5 मिनट लग जाएंगे तुमसे। जरूर जरूर बताइए। तो ठीक है, मैं लिख के रखा हुआ है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है। जरूर जरूर। तो इसके चरित्र की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये महर्षि उमेश्वर के आशीर्वाद से उन्हीं की शक्ति धारण किए जन्मा है, किंतु भैरवनाथ के षड्यंत्रों के प्रयोग से इसमें आसुरी अंश भी आ चुका है। तो जन्म से ही इसकी मानसिकता में मानवता भी है और आसुरी तत्व, या ये कह लो अनियंत्रित क्रोध भी। एक चक्र नगरी के महाराज ययाति के घर सुरजन का जन्म होता है और महाराज ययाति बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। किंतु जब 16 वर्षों के उपरांत इसका बड़ा भाई साकेत महल में लौटता है और महाराज ययाति तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, उस समय रक्ष गुरु भैरवनाथ नाना प्रकार के प्रपंच रचकर साकेत को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसका भाई सुरजन ही उसकी माता की मृत्यु का उत्तरदायी। क्रोधित साकेत अपने भाई सुरजन को प्रजा के समक्ष अपमानित करवाकर एक चक्र नगरी से निष्कासित कर देता है। तो वो समय ऐसा था कि रक्षराज दुशल जो पातालपुरी का शासक था, वो रक्ष गुरु भैरवनाथ की नीतियों का कट्टर विरोधी था। तो इसलिए भैरवनाथ अपना कोई नया प्रतिनिधि ढूंढ रहा था। तो इसीलिए भैरवनाथ जो है 3 दिन से भूखे प्यासे भटकते सुरजन को देखता है और उसे शरण देता है और उसे वर्षों तक प्रशिक्षित करके इस योग्य बनाता है कि वो दुशल को पराजित कर सके। तो सुरजन जो है पातालपुरी में दुशल को द्वंद्व का आह्वान देता है और उसे पराजित करके पातालपुरी का नया शासक बनता है और असुरेश्वर दुर्भिक्ष के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो पातालपुरी का शासक बनने के 1 वर्ष उपरांत जब दुर्भिक्ष को सूचना मिलती है कि एक चक्र नगरी के महाराज यानी उसके पिता महाराज ययाति की मृत्यु हो गई है, तब वो अपने भाई साकेत से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक चक्र नगरी पर आक्रमण करता है और भयानक विध्वंस मचाता है। सेनाओं का भीषण संहार होता है और प्रजा में प्रमुख रूप से उन लोगों को बंदी बनाया जाता है जिन्होंने सुरजन का पहले अपमान किया था। पर रक्ष गुरु भैरवनाथ के कई बार उकसाने पर भी दुर्भिक्ष जो है उन निशस्त्र प्रजाजनों को क्षति नहीं पहुंचाता, उन्हें कुछ नहीं करता। वो बस अपने बड़े भाई साकेत को बंदी बनाकर उसे उसी प्रकार अपमानित करता है जैसे उसने किया था। फिर वो अपने भाई को जीवित छोड़कर वापस पातालपुरी लौटने का निश्चय करता है। किंतु तभी महर्षि उमेश्वर, दक्षराज दुशल और विदर्भ के युवराज विक्रमाजी उस पर आक्रमण कर देते हैं। वो दुर्भिक्ष को मार तो नहीं पाते हैं, लेकिन दिव्यास्त्रों की सहायता से उसे अनंत मूर्छा में डाल देते हैं और उसे भैरवनाथ लेकर वहां से भाग जाता है। फिर कई सालों बाद वो उठता है जब उसकी निद्रा भंग होती है विदर्भ के युवराज जयवर्धन की सहायता से। तो उसकी आयु जो है अभी वैसी ही है, वो 18 का जब था तो मूर्छित हुआ था, आज भी वो 18 का ही है। तो उसके बाद वो भटकता हुआ महर्षि वसुधर के आश्रम में पहुंचता है और जहां संयोग से उसे शत्रुघ्न नाम का एक राजकुमार मिलता है जो असल में उसके भाई साकेत का ही वंशज है, यानी एक चक्र नगरी का राजकुमार। तो उस समय दुर्भिक्ष और शत्रुघ्न की आयु एक सी होती है, तो उनमें मित्रता हो जाती है और दुर्भिक्ष यही कहता है कि मेरा नाम सुरजन है और मैं बस एक अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। तो ये दोनों मित्र जो हैं 3 वर्ष तक महर्षि वसुधर के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो पर शीघ्र ही जयवर्धन को दिए वचन के कारण सुरजन के लिए एक युद्ध का प्रसंग उत्पन्न हो जाता है। शत्रुघ्न भी जो है जिद करके हट करके उसके साथ युद्ध में जाता है। तो उस युद्ध में जब शत्रुघ्न पर प्राणघातक आक्रमण होता है और वो मूर्छित हो जाता है, तब क्रोध में सुरजन शत्रुओं को पराजित करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है और असुरेश्वर दुर्भिक्ष की वापसी की घोषणा करता है।
तो जब उस युद्ध में विजय के उपरांत जो है असुरेश्वर दुर्भिक्ष का राज खुल जाता है, तो शत्रुघ्न जो है अभी मूर्छित हुआ पड़ा है, तो वो दुर्भिक्ष जो है धर्मनाथ के पास जाता है और ये कहता है कि उसको ये बताया जाए कि सुरजन जो है वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, ताकि वो शत्रुघ्न की घृणा से बचा रह सके, क्योंकि दुर्भिक्ष नाम वैसे ही बदनाम है और वो शत्रुघ्न की घृणा जो है नहीं झेल सकता, इसलिए बताता है कि सुरजन जो है वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद वो शत्रुघ्न के जीवन से चला जाता है हमेशा के लिए। तो कुछ वर्षों उपरांत जो है शत्रुघ्न की रक्षा करने के चक्कर में ही ये जो है दुर्भिक्ष जो है गरुड़नाथ जंबाल से युद्ध करता है। तो जंबाल से युद्ध करने के बाद जब जंबाल को मार देता है, तो जंबाल की पत्नी गरुण रानी दुर्भिक्ष को श्राप देती है कि जाओ, तुम जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करोगे वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर आगे दुर्भिक्ष की भेंट ऋषराज जाम्बन से होती है। वो उसको संभालते हैं और उसे अपने साथ छद्मवेश बनाकर त्रिगर्ता पर ले जाते हैं। त्रिगर्ता एक राज्य है, तो वहां उसकी भेंट गंधर्व राजकुमारी दुर्धरा से होती है। तो भैरवनाथ उसके श्राप के बारे में जानता है। जब दुर्धरा से दुर्भिक्ष को प्रेम हो जाता है, तब भैरवनाथ को ये बात कचोटती है कि इसे श्राप मिला हुआ है कि जिससे प्रेम करेगा वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो उन दोनों का संबंध विच्छेद करवा देता है और फिर से जो है सुरजन जो है असुरेश्वर दुर्भिक्ष बन जाता है। तो इसी तरह की कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अगर मैं सुनाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। खैर, तो फिर आगे चल के जो भैरवनाथ है, इसके भतीजे दुर्भिक्ष के भतीजे शत्रुंजय को माध्यम बनाकर दुर्भिक्ष को यह विश्वास दिलवाता है कि मानव आपस में ही लड़ रहे हैं और पाप का केंद्र बन चुके हैं मानव, इसलिए असुर संस्कृति को फैलाना जरूरी है हर पूरे दुनिया पर, और इसीलिए उसे युद्ध को प्रेरित भी करता है। तब हस्तिनापुर के चंद्रवंशी महाराज महामना भरत और एक वनवासी योद्धा मेघवण मानव संस्कृति की रक्षा का भार उठाते हैं और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से संपूर्ण आर्यवर्त को एक ध्वज के नीचे लाने का प्रयास करते हैं। और यही रणक्षेत्रम की कथा है। काफी ज्यादा वाइड पे है और काफी ज्यादा लोगों को अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। और सर जैसा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस को जरूर मीट करेंगे सर। तो सर ये तो आपके बुक के बारे में हमने जान लिया, आपने अपने बारे में हमें बता दिया अपने फ्यूचर। अब आप अपने फ्यूचर प्लान्स, आप एक बुक के बारे में तो हमें बता चुके हैं, उसके अलावा भी कई फ्यूचर प्लान्स होंगे, जैसा कि आपने कहा प्लान बी जरूरी है, तो हम फ्यूचर प्लान भी तो मेरा वही ट्रांसलेशन वाला जो है अभी हॉलीवुड वगैरह मूवी जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, वही उसी में आगे बढ़ने का इरादा है और कुछ खास प्लान भी नहीं। और साथ में बुक भी लिखते रहेंगे। बुक तो सर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अभी सेम बुक पे ही आप वर्क कर रहे हैं? नहीं, ये सीरीज तो खत्म हो गई। नेक्स्ट सीरीज के मतलब नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट टाइटल पे आप नेक्स्ट है एक्चुअली, एक तो काल भोज आदित्य रावल है जो बप्पा रावल की सीरीज है, और एक है रिंग मास्टर। अब रिंग मास्टर क्या है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। एक रिंग मास्टर, हाँ जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं मैं कह रही हूँ कि आप 2 बुक लिख रहे हैं। हाँ नहीं, एक तो लिख चुके, बप्पा रावल वाला तो खत्म हो गया। ओह हाँ, मेन जो है रिंग मास्टर ही है, वो 1.5 साल से चल रहा है। एक्चुअली वो 13वीं सदी से 19वीं सदी के बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर आधारित है, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस साल शायद पूरा हो जाए उसका लेखन कार्य, उम्मीद यही कर सकते हैं। तो सर ये इंजीनियरिंग से हिस्ट्री पे कैसे आपने फोकस इतना करना स्टार्ट किया, ये कैसे सर बिल्ड किया है आपने? ये चीजें तो बचपन से हैं वैसे, जैसे बचपन में नाना से हमारे उस मामले में बहुत बॉन्डिंग थी। वो कॉमिक्स बहुत लाते थे नाना भी, हम लोग साथ में बैठ के कॉमिक्स पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे। और उस समय जो है नाना रामायण की कहानी तो किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगी, वो आसानी से समझ में आ जाती थी जब वो सुनाते थे नाना। लेकिन महाभारत की कहानी समझ में नहीं आती थी, कौन भीष्म क्या है, भीष्म कुछ समझ में नहीं आता। जब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे उस समय समझ में नहीं आता। तो लेकिन कहानी थी कि हाँ भाई कर्ण कोई कैरेक्टर है, तो एक कर्ण कैरेक्टर था। 7वीं में शायद मैंने हिंदी की किताब में एक कविता लिखी, कर्ण और कृष्ण संवाद में, कविता लिखी नहीं पढ़ी टेक्स्ट बुक में, कर्ण और कृष्ण संवाद में। तो कर्ण को जाके कर्ण को लेके थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि भाई क्या है। अब उस समय हम लोग एक्चुअली इतनी अति मचा देते थे कि गर्मी की छुट्टियों में जब केबल लगता था इतना टीवी देखते थे कि हर 3 महीने बाद केबल कट जाता था।
तो हम लोग महाभारत वाभारत कभी देख नहीं पाए उतना। तो फिर एक मूवी आई नक्शा, सनी देओल की, उसमें कर्ण के बारे में जिक्र किया गया है भाई, तो अब इसके बारे में जानना है मुझे। फिर नाइन्थ में जाके मुझे मौका मिला जब मैंने महाभारत की डीवीडी लाई, 8 डीवीडी। आठ तब मुझे डिग्री डिटेल, 8 डीवीडी थी, तब मुझे डिटेल में जानने का, मुझे भी ये तक नहीं पता था नाइन्थ तक कि कर्ण मारा गया था अर्जुन के हाथ। ये ओह, तक नहीं पता था। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग था ना उसका, फिर उसके बारे में कई बुक पढ़ी, जैसे शिवाजी सावंत की लिखी हुई मृत्युंजय, 11वीं मैंने किताबें पढ़ना जो है वहीं से स्टार्ट किया था, मतलब डिटेल में किताबें पढ़ना वहीं से स्टार्ट किया था, मृत्युंजय। तो वहीं से फिर हिस्ट्री के प्रति कुछ ज्यादा ही मतलब अटैचमेंट है। जैसे हिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है ना जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मुझे लगता है कि जैसे अंग्रेजों ने, मैकॉले ने क्यों हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की 1835 में, ताकि वो हमारी नींव कमजोर कर सके। हिटलर ने भी जो है मेन कैम्प के थ्रू कई फ्रांस के लोगों को जो है एंटी फ्रांसीसी बना दिया, स्कूलों में ऐसे नैरेटिव बनाए कि ज्यूस से नफरत करनी है, ये करना है, वो करना है। उसने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। तो हिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है मुझे, और बहुत ज्यादा टेम्पटिंग भी होती है, और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हिस्ट्री बताना भी लोगों को विश्वास दिलाता है चीजों की। ऑथेंटिक हिस्ट्री लोगों को भरोसे लायक लगती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप कहीं डिबेट भी करते हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताओ, छा जाते हो आप, वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसलिए हिस्ट्री मुझे पसंद है। सर, थैंक यू सो मच हमें इतना सारी बातें बताने के लिए अपनी बुक के बारे में और अपने बारे में। तो सर, जैसे कि मार्च चल रहा है और अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंट का कल ही हमारा वुमेन्स डे था। तो सर, वुमेन्स डे के ऊपर आप कभी कुछ कहना चाहेंगे हमारे जितनी भी वुमेन्स हैं उनके लिए? कठोर बहुत होते हैं कभी कभी लोग। ओके, ओके, ओके। वही सब है, लेकिन भाई क्या करें, छोड़ नहीं सकते ना। जिनसे सृजन हुआ है उनका सम्मान कैसे ना करें। जी, जी, जी। तो सर, काफी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सर। आपकी आने वाले भी जितने पार्ट्स हैं और जितने भी टाइटल्स हैं वो उसी तरह रॉक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।